Welcome to C Anjali Chan classes, guys. So, in this lecture, we will be going to start with significant deficiencies in internal control with C Anjali Chan, your buddy to make audit easy. हम कौन सा ऐसे पढ़ रहे हैं? ऐसे 265 communication of the deficiencies in internal control to TCWG and जो अपना कंटेंट है ऑफ द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन आईसीज यू कैन सी कि इट इज गोइंग टिल द पेज नंबर 3। हाँ ठीक है, फर्स्ट पेज पे लास्ट में है एंड यहाँ पे इनिशियल्स में है। तो वी कैन से कि वी हैव टू पेजेस। आई थिंक दिस विल टेक 2 lectures बट आई स्टिल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट इट इन वन गो, राइट? तो लेट्स हैव get started it. Significant deficiencies in internal control. As usual, we will be going to start this with our handwritten notes first. Significant deficiencies in internal control. A control deficiencies can be significant even if no actual misstatement has happened yet. एक जो control deficiency है वो significant हो सकती है भले ही misstatement arise हुई हो या ना हुई हो. Whether we have gotten the misstatement or not, but still the control deficiency can be significant one. Auditor does not wait for the fraud to actually occur. Auditor fraud होने का इंतजार नहीं करेगा. Instead, auditor evaluate करेगा possibility of future misstatement. Possibility यानी कि हम बोल सकते हैं इसको likelihood of future misstatement and possible size of that misstatement. Size, possible size यानी कि magnitude कहाँ तक फैल सकती है, उसका दायरा क्या है, राइट? तो कंट्रोल डेफिशिएंसी वो सिग्निफिकेंट हो सकती है चाहे मिसस्टेटमेंट हुई हो या ना हुई हो, एंड मिसस्टेटमेंट होने का ऑडिटर इंतजार नहीं करेगा, वो पॉसिबिलिटी देखेगा मिसस्टेटमेंट की, लाइकलीहुड देखेगा कि मिसस्टेटमेंट कितनी कब हो सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी एंड पॉसिबल साइज दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मिसस्टेटमेंट। अगर वो मिसस्टेटमेंट होती है तो वो कहाँ तक फैलेगी, विल दैट अफेक्ट माय ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट, ये हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली the significance of a deficiency or combination of deficiencies in internal controls depend not only on whether a misstatement has actually occurred, but also on the likelihood that a misstatement could occur and the potential magnitude of the misstatement. यहाँ पे आपके जो keywords है वो क्या है basically? Significance of deficiency or combination depends not only whether misstatement has actually occurred but also likelihood that misstatement could occur and potential magnitude of the misstatement. ये आपके कीवर्ड है. Significant deficiencies may therefore exist even though the auditor has not identified misstatement during the audit. Audit के टाइम पे उसे misstatement नहीं मिली है, but still control में deficiencies है, that will automatically be significant. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. Example of the matters that auditor may consider in the determination whether deficiency of or combination of deficiency in IC constitute a significant deficiencies. सबसे पहले हमने देखा कि क्या हम डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई कर चुके हैं. फिर उसके बाद हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं जो डेफिशिएंसीज हमने आइडेंटिफाई किया वेदर दे आर सिग्निफिकेंट और नॉट, वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, हम इस चीज को डिसाइड करेंगे एंड उसके लिए हमें कुछ मैटर्स दिए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल द लाइकलीहुड ऑफ द डेफिशिएंसी लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द फ्यूचर. लाइकलीहुड ऑफ डेफिशिएंसी, कितने चांसेस है कि डेफिशिएंसीज हो सकती है और उससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइज होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन द नियर फ्यूचर. तो इसका एग्जांपल लेते हैं. likelihood of deficiencies leading to material misstatement in FS in future, जैसे कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड मैनुअली. इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को मैनुअली अपडेट किया जाता है विदाउट रिव्यू. एक तो सबसे पहले मैनुअली अपडेट कर रहे हैं, मैनुअली अपडेट करते हुए उसका रिव्यू भी नहीं किया जा रहा है. पास्ट एरर्स आर स्मॉल, एरर्स जो है वो स्मॉल है, बट इन्वेंट्री क्या है, ह्यूज है, इन्वेंट्री वॉल्यूमिनस है. मैनुअल एंट्रीज करते हुए हमें क्या हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है, गलतियां हो सकती है, इंसान है कहाँ जाएगा बिना गलतियों के. मैनुअल प्रोसेस इज एरर प्रोन, नो वेरिफिकेशन एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी देयर इज
increased likelihood of deficiencies, increased likelihood of material misstatement in financial statement due to deficiency in the internal controls. मैनुअल सिस्टम है तो लाइक्लीहुड ज्यादा रहेगा, आपको ये समझ के चलना है. द लाइक्लीहुड ऑफ डेफिशिएंसी लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द फ्यूचर. देन द ससेप्टिबिलिटी टू द लॉस और फ्रॉड रिलेटेड एसेट और लायबिलिटी. ससेप्टिबिलिटी है लॉस की या फिर फ्रॉड की जो कि एसेट एंड लायबिलिटी से रिलेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, susceptibility to loss or fraud of related assets and liabilities. Some assets are inherently more vulnerable. कुछ एसेट जो है वो मोर vulnerable होती है. दे आर इनहेरेंटली बी थेफ्टेड, चोरी की जा सकती है, फ्रॉड किया जा सकता है उनसे, एंड मिसयूज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कैश के साथ हम उसको इजिली चुरा सकते हैं एंड मार्केट भी कर सकते हैं. ऐसे 240 में हमने पढ़ा था. इन्वेंट्री स्मॉल इन साइज हाई इन वैल्यू, अगर आपको याद हो तो ये भी हमने पढ़ा था. एंड इजिली ट्रांसफरेबल सिक्योरिटी, जैसे कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, वो इजिली ट्रेसेबल नहीं होती है. नो सीसीटीवी और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एग्जिस्ट ओवर द कैश कलेक्शन. कैश कलेक्शन पे कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं है और ना ही सीसीटीवी लगाए गए हैं. तो यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी है कि क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, कैश एम्बेजलमेंट हो सकती है. Then we have the subjectivity and complexity of determining estimated amount such as fair value accounting estimate. जहाँ जहाँ हमें एसेट की वैल्यू जो है वो फेयर वैल्यू पे लेके आनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया 16 में हमने पढ़ा है कि वी वैल्यू आर एसेट ऑन द कॉस्ट बेसिस, ठीक है. और ड्रोल, जो प्रोविजन फॉर ड्रोल हम बनाते हैं उसका भी एस्टिमेट हम लगाते हैं. फिर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में अपना फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स 109 का भी अपने पास एक आ जाता है. उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी. फॉर एग्जाम्पल, subjectivity and complexity of determining estimated amount such as fair value accounting estimate. जैसे कि fair value measurement के लिए सीए फाइनल वाले हम इंडेस 113 पढ़ते हैं. इफ यू नो, 2 पेज का इंडेस है. एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अगेन सीए फाइनल में हम पढ़ते हैं इसके बारे में. ईसीएल इंडेस 109 में. प्रोविजन एंड एस्टिमेट सीए इंटर वाले हम इसको AS4 में पढ़ते हैं एंड इंडेस 29 में पढ़ते हैं फॉर सीए फाइनल. एंड इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जो कि हम इंडेस 36 में पढ़ते हैं. राइट तो यहाँ पे क्या है, अजम्पशंस लेना पड़ता है, डीसीएफ के रेट्स देखने पड़ते हैं, राइट ट्रोल का देखना पड़ता है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ती है, एंड यहाँ पे ऑब्जर्वेबल एंड अनऑब्जर्वेबल डेटा देखना पड़ता है. राइट तो ये क्या हो गए हमारे सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी के एरियाज हो गए. The financial statement amounts exposed to the deficiencies. Financial statement amounts क्या है, exposed है to the deficiencies. For example, auditor checks how large is the accounting balance affected by the weakness. Deficiency है internal controls में, तो कितने दायरे तक जो अमाउंट है वो अफेक्ट हो सकते हैं. मान लो पेटी कैश है, वी कंट्रोल ओवर द पेटी कैश ₹10,000. तो रिस्क एग्जिस्ट बट इम्पैक्ट इज लिमिटेड. रिस्क एग्जिस्ट तो करता है बट इम्पैक्ट जो है वो लिमिटेड रहेगा. क्यों? क्योंकि ये पेटी कैश का एग्जाम्पल है और ₹10,000 की ही बात है. और रिवेन्यू रिकग्निशन में क्या है, वीक कंट्रोल ओवर रिवेन्यू रिकग्निशन. जैसे कि ₹500 करोड़ का है तो यहाँ पे यूज रिस्क असेसमेंट रहेगा, मेरा यूज रोम रहेगी. ठीक है. Then we have another point, the volume of activities that has occurred or could occur in account balance or class of the transaction exposed to deficiencies or deficiencies. वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज, कितना ज़्यादा हम एक्टिविटीज कर रहे हैं किसी अकाउंट बैलेंस से, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, या फिर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को स्पेसिफिक अकाउंट में, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन में एक्सपोज टू द डेफिशिएंसीज. फॉर एग्जांपल, हायर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इम्प्लाइज ग्रेटर रिस्क ऑफ एक्यूमुलेटिंग एरर्स. हम एक ही अकाउंट में या एक ही तरीके की ट्रांजेक्शन बार बार कर रहे हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ एरर्स कितनी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है. वन टाइम लैंड परचेज, इसमें लिमिटेड रिस्क है.
एक बार ही हमने लैंड को परचेज किया है तो वहां पे रिस्क कम रहेगा। डेली सेल ट्रांजेक्शन लैक्स ऑफ इनवॉइसेस होते हैं, इनवॉइसेस बहुत सारे हैं तो गलतियां होने के चांसेस क्या है, ज्यादा हो सकते हैं, चांसेस ऑफ क्यूमुलेटिव मिसस्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कुछ थे। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, लाइकलीहुड ऑफ डेफिशिएंसीज के बारे में जो कि मिसस्टेटमेंट अराइज कर सकती है। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा ससेप्टेबिलिटी ऑफ लॉस और फ्रॉड। फिर उसके बाद सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन डिटरमिनिंग एस्टिमेटेड अमाउंट्स। फिर उसके बाद हमने देखा फिनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स एक्सपोज टू डेफिशिएंसी एंड देन उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, अभी तक इतना देखा। देन उसके बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल्स टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, एफआरपी मैंने तुम्हें डिस्कस किया ही था ऐसे 240 में भी कि क्या होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल टू द एफआरपी, फॉर एग्जांपल कंट्रोल की इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टीसीडब्ल्यूजी की। तो जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल, सबसे पहले कौन से कंट्रोल हो गए, जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल सच एज ओवरसाइट बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ओवरसाइट करेगा एम्प्लॉयज के काम को। तो ऑडिट कमेटी है, नेवर रिव्यूड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट कमेटी ने देखी ही नहीं, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, वीक गवर्नेंस एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। ये एग्जाम्पल था। फिर कंट्रोल ओवर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड पे कंट्रोल, जैसे कि नो इंडिपेंडेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर वेंडर क्रिएशन, वेंडर क्रिएशन के लिए इंडिपेंडेंट अप्रूवल चाहिए नहीं, तो यहाँ पे तो फेक वेंडर्स भी क्रिएट हो सकते हैं, दिस में अलाउ फेक वेंडर क्रिएशन। फिर उसके बाद है कंट्रोल्स ओवर द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने किस तरीके से सेलेक्ट किया उसके ऊपर भी कंट्रोल्स होने चाहिए। तो नो रिव्यू एग्जिस्ट फॉर द एएस और इंडेस क्लासिफिकेशन जजमेंट, एएस या इंडेस के हिसाब से आपको किसी पर्टिकुलर आइटम को किस तरीके से क्लासिफाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 मंथ की जो एफडी होती है आप उसको सीसीई में ही क्लासिफाई करते हो। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन पे भी कोई रिव्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देन कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टी के साथ आप सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस आर इनहेरेंटली रिस्की बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। ट्रांजेक्शन में नॉट भी एएलपी बेसिस यानी कि आर्म्स लेंथ ऑफ प्राइस बेसिस पे भी ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। जैसे कि प्रमोटर कंपनी सेल्स आर अप्रूव्ड विदाउट इंडिपेंडेंट रिव्यू, प्रमोटर कंपनी, प्रमोटर आपको पता ही है कि रिलेटेड पार्टी होती है और प्रमोटर की एक कंपनी है, उसको हम प्रमोटर कंपनी ने सेल्स अप्रूव कर दी विदाउट इंडिपेंडेंट रिव्यू, हायर रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन, यहाँ पे रिलेटेड पार्टी के साथ हम कल्यूड होके क्या कर सकते हैं, रिस्क को अंजाम और फ्रॉड को अंजाम दे सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद है कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड द एंटिटीज एनसीबी, यानी कि एंटिटी के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से वो अलग है, रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड वो ट्रांजेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने किसी सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ कर दिया, जैसे कि ट्रांजेक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अकर इनफ्रीक्वेंटली, जो कि बार बार नहीं होती है, एम्प्लॉयज में नॉट नो प्रॉपर ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयज को उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं पता होगा, मे बी मैनेजमेंट मैनिपुलेशन रिस्क इंक्रीजेज, एंड यहाँ पे मैनेजमेंट मैनिपुलेट कर सकती है अकाउंट्स को, राइट। एंड कंपनी सेल सब्सिडरी फॉर फर्स्ट टाइम, कंपनी ने पहली पहली बार अपनी सब्सिडरी को अपने आप से जुदा किया है, नो रिव्यू कंट्रोल एग्जिस्ट, और इस टाइम पे कोई रिव्यू कंट्रोल भी नहीं अप्लाई किए गए हैं, राइट। फिर उसके बाद है कंट्रोल्स ओवर द पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, पीरियड एंड के टाइम पे हम क्या करते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज डालते हैं, नॉन रेकरिंग नेचर की एंट्रीज डालते हैं, तो उस पर भी रिव्यूज अपना होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या दिखाता है, वीक गवर्नेंस कंट्रोल। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल थे कि जनरल, अच्छा इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंट्रोल, जैसे कि नो रिव्यू एग्जिस्ट ओवर मैनुअल जर्नल एंट्रीज पास एट द ईयर एंड पे, जो आपने मैनुअल एडजस्टमेंट की है, जैसे कि जर्नल एंट्री मेमोरेंडा हम प्रिपेयर करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, जिसमें कि एडजस्टमेंट वाली सारी एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं कि आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स
हमने कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज मारी है मेमोरेंडम अकाउंट से, ठीक है। मैनेजमेंट में मैनिपुलेट, इट इज जस्ट बेसिकली द रिकॉर्ड ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। तो मैनेजमेंट में मैनिपुलेट प्रॉफिट देयर एडजस्ट बाय द एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है। देन उसके बाद the causes and frequency of the exceptions detected as a result of the deficiencies in the internal controls. Causes and frequency, causes क्या है, मिसस्टेटमेंट के एरर्स के एक्सेप्शन के जो कि हमने डिटेक्ट किया है एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसीज इन कंट्रोल्स। ऑडिटर चेक व्हाई सच मिसस्टेटमेंट हैपेंड, मिसस्टेटमेंट हुई क्यों है और कितनी बार होती है। इफ अनऑथराइज्ड पेमेंट अकर, अनऑथराइज्ड पेमेंट हुई है, एक बार हुई है तो मे बी आइसोलेटेड, बट बार बार हो रही है तो इट इज सीरियस कंट्रोल फेलियर। फ्रीक्वेंसी इंडिकेट्स वेदर प्रॉब्लम एक्सीडेंटल और स्ट्रक्चरल। फ्रीक्वेंसी यानी कि बार बार हो रही है तो हो सकता है मैनेजमेंट इंटेंशनली कर रही है, राइट। इट मे बी अ पॉसिबल इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड या फिर ओवरराइड ऑफ कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट। Then we have another point, the last one for this. So the interaction of the deficiency with other deficiencies in internal control. नहीं समझ आया, समझते हैं। One small deficiency alone, deficiency alone may not be significant. हो सकता है कि जब एक डेफिशिएंसी को हम अकेले देखें तो वो सिग्निफिकेंट ना हो, बट उसको दूसरी डेफिशिएंसीज के साथ कंबाइन करें तो वो क्या हो सकती है, मेजर रिस्क हो सकती है। जैसे कि इंडिविजुअली देखें तो वीक पासवर्ड कंट्रोल्स है, बैंक रिकंसिलिएशन देर से बनती है, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट है नहीं ऑन द पेमेंट। एक तो पासवर्ड नहीं है, बैंक रिकंसिलिएशन नहीं बनती, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे अकाउंटेंट आसानी से पैसे चुरा सकता है तीनों ही लूप होल्स को यूज करके। ईच अलोन में अपीयर मॉडरेट, इफ कंबाइंड टुगेदर मेजर फ्रॉड अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, ठीक है। तो दिस वाज आवर लास्ट पॉइंट। देन उसके बाद इंडिकेटर्स है, ठीक है। इंडिकेटर्स हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने बेसिकली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल देखा, जिसमें क्या पढ़ा, एग्जांपल ऑफ मैटर दैट ऑडिटर में कंसीडर इन डिटरमिनिंग वेदर डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी कंस्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। फैक्टर्स देखे कि जो डेफिशिएंसीज हमने फाइंड आउट की है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसके कुछ हमने मैटर्स देखे, जैसे कि लाइकलीहुड देखा, ससेप्टेबिलिटी ऑफ लॉस टू फ्रॉड, सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, फिर उसके बाद अमाउंट एक्सपोज टू डेफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज, एंड उसके बाद हमने क्या देखा, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स होते हैं एफआरपी प्रोसेस के लिए, जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल हो गए, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड वाले कंट्रोल हो गए, फिर सिलेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसको भी मैं क्या करा देती हूँ, हाईलाइट। जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल, फिर कंट्रोल ओवर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, फिर कंट्रोल किस पे, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज पे, फिर उसके बाद कंट्रोल ओवर ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी, फिर उसके बाद कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन outside the normal course of business, and उसके बाद कंट्रोल ओवर द पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, ठीक है। देन उसके बाद frequency of exceptions detected and interaction of the deficiency। basically interaction of deficiency से आपको ये समझना है, assessment of risk by combining all individual deficiency in ICs। अकेले अकेले सारी डेफिशिएंसीज को कंबाइन करके हमें रिस्क को असेस करना है, ठीक है। इसका ये मतलब है इन सिंपल लैंग्वेज, मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, बट ICAI के एग्जाम में तो आप इंटरेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज विद अदर डेफिशिएंसी इन IC ये लिखने वाले हो, ठीक है। So I think we are good to wind up this lecture, and if you have any query you can ask me on my Telegram channel and even the comment section of YouTube box। कॉन्सेप्चुअली हमने इसको समझा है, मैं क्या करूँगी,
जैसे ये ऐसे खत्म हो जाएगा, वैसे ज्यादा पेज का नहीं है, देखो 8 पेज रह गया, 8 में भी मटेरियल मॉडिफिकेशंस भी आ जाएगी, वो हम देखते नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होती है। वेयर ऐसे टेक्स्ट में ये अपडेटेड है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया भी था कि ICAI के साइट से डायरेक्टली डाउनलोड करके पढ़ के नोट्स बना के फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस वाले ऐसे पे। ऐसे 265 छोटा सा है, ऐसे 260 पे फिर भी टाइम लग गया क्योंकि वहाँ पे न्यू न्यू टर्मिनोलॉजीज मुझे समझानी थी। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे इसके बाद हम SQC 1 स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे भी बहुत सारी न्यू टर्मिनोलॉजीज आने वाली है, तो वहाँ पे भी टाइम तो लगेगा। ठीक है, खैर वो चीज़ तो हम देख लेंगे। ऐसे 265 में अगर आपको कोई डाउट है तो बता देना, एंड इसकी निमोनिक्स भी हम जल्द ही लेके आएंगे जैसे ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद CA अंजलि चैन। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग दिस स्टफ एंड बाय बाय।